नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जमीनी सक्रियता बढ़ाएंगे सपा मुखिया। कानपुर से होगी दौरे की शुरुआत। 20 दिसंबर को विधायक इरफान सोलंकी से जेल में करेंगे मुलाकात। 22 दिसंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव। झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से भी करेंगे मुलाकात। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, 20 दिसंबर को विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। तो वहीं 22 दिसंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे। और इसी के साथ साथ 20 दिसंबर को विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात का भी कार्यक्रम है। कानपुर से उनके दौरे की शुरुआत होगी। जमीनी सक्रियता बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। निकाय चुनाव की भी कहीं ना कहीं तैयारी है और इसी के चलते जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाएगी। कानपुर से देखिए दौरे की शुरुआत होगी और इसके बाद 20 दिसंबर को विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। और इसके साथ ही 22 दिसंबर को झांसी दौरे पर भी जाएंगे। वहां पर भी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा और झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से भी मुलाकात करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ये दौरे खास, जहां कानपुर से इस दौरे की शुरुआत होगी और इसी दौरान वो झांसी का भी दौरा करते नजर आएंगे। साथ ही साथ इरफान सोलंकी से भी वो मुलाकात करेंगे के भाई से। और इसी बीच अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब जमीनी सक्रियता पर फोकस कर रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, अलग अलग जगह के उनके दौरे भी हैं। इरफान सोलंकी से उन्हें मुलाकात करनी है, साथ ही साथ और भी जगह के उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों का दौरा करेंगे। सबसे पहले अगर हम दौरे की शुरुआत की बात करें तो कानपुर से उनके दौरे की शुरुआत होगी, जहां पर वो कानपुर के जब दौरे पर रहेंगे तो समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी से जेल में वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो झांसी के दौरे पर जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो या फिर लोकसभा की मैनपुरी सीट का उपचुनाव रहा हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैनपुरी और खतौली में समाजवादी पार्टी के जो नेताओं को भारी संख्या में लोगों ने वोट किया, जिसके बाद एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्साह में है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एक साथ में आना, ये अपने आप में एक संदेश है कि जिस तरीके से नगर निकाय की चुनाव की तैयारियां समाजवादी पार्टी कर रही। कल भी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने जो पार्टी के नेता हैं, साथ ही साथ जो टिकट मांगने वाले उम्मीदवार हैं, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। सबसे पहले दौरे की शुरुआत कानपुर से होगी, उसके बाद झांसी, उसके बाद जालौन। इस तरीके से अलग अलग जनपदों के दौरे पर रहेंगे। खासतौर पर जब ये जिलों के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, तो जिलों में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे और ज़्यादा जमीनी स्तर पर फैलाया जाए। साथ ही साथ शिवपाल यादव जब साथ में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं नगर निकाय का चुनाव हो या 2024 की तैयारियां हों, अब पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों का दौरा करेंगे। और साथ ही साथ जब जब जनपदों के दौरे पर रहेंगे तो जन समस्याओं को भी उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2017 के बाद से लगातार जो दौरे अखिलेश यादव को करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर ही व्यस्त रहे। तमाम ऐसे कार्यक्रम थे, तमाम नेताओं से पार्टी कार्यालय पर मिलना था, लेकिन जब अब शिवपाल यादव का सहयोग मिल रहा है, ऐसे में अब जो है दोगुनी ताकत के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। और खासतौर पर 2000 की जो 24 की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें भी काफी मदद मिली जब शिवपाल यादव उनके साथ आए हैं। और अब जब दौरे शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिलों में जब दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे तो कितना समर्थन अखिलेश यादव को मिल रहा है और कितना ज्यादा ये प्रभावशाली दौरे होंगे, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव हो। बिल्कुल, तो देखिए इसी के चलते उनकी सक्रियता दिखेगी। नीलेश, इसी के साथ साथ देखिए वो इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात करेंगे, पूर्व विधायक से भी वो मुलाकात करेंगे। क्या संदेश इसके जरिए वो देना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार समाजवादी पार्टी कहती है कि झूठे आरोपों में कहीं ना कहीं फंसाया जाता है समाजवादियों को, तो ऐसे में जब ये मुलाकात होगी, क्या संदेश देने का प्रयास उनका रहेगा? देखिए, बिल्कुल जब वो जनपदों के दौरे पर रहेंगे तो जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े लोग रहे हैं, चाहे हम इरफान सोलंकी की बात कर लें या दूसरे पूर्व विधायकों की बात कर लें, जिनका कहना है कि उनको फर्जी आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया है,
जब जनपदों के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे तो उन नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। जब कानपुर जाएंगे तो इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे, जिससे एक साफ संदेश देने का काम अखिलेश यादव की तरफ से किया जाएगा कि जो पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, पार्टी का पूर्व विधायक है, नेता है, वो सभी लोग अखिलेश यादव उनको आज भी उसी तरीके से तहजीब देते हैं। और साथ ही साथ बात करें, जब नेता जेल में है, ऐसे में अगर अखिलेश यादव उनसे मिलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि अखिलेश यादव हर उस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं जो पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी मामले में जेल में बंद हो। अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करेंगे, जिससे एक साफ संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों को भी साथ में जोड़ा जाए जो पार्टी के लिए लगातार तत्पर रहे हैं, पार्टी के विकास को लेकर, पार्टी के उत्थान को लेकर जिन लोगों ने काम किया है, उनको अखिलेश यादव अपने साथ जोड़कर जो है 2024 के इलेक्शन को भी देख रहे हैं। तो इस लिहाज से जब वो जनपदों के दौरे पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो जेलों में बंद समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे भी मुलाकात का दौर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां यूपी में निकाय चुनाव से जुड़ी ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जहां 20 जनवरी के बाद बसपा उतारेगी अपने उम्मीदवार। प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में रहने के आदेश मिले हैं, निर्देश मिले हैं। निकाय चुनाव की होने वाली सुनवाई के बाद ये घोषणा की जाएगी बसपा की तरफ से। तो देखिए बड़ी तैयारी है सभी पार्टियों की और इसी के साथ बसपा भी अब मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। लेकिन इससे पहले जो रोक लगी हुई है 20 तारीख के बाद इसकी घोषणा की जाएगी, जब इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी उसके बाद। और इस दौरान किस तरीके से उसमें क्या बड़ी रणनीति रहती है बसपा की, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नीलेश बने हुए हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए सभी पार्टियों की अलग अलग तैयारी है और बसपा की अगर मैं बात करूं तो देखिए बसपा भी अपने उम्मीदवार उतारने के लिए इंतजार कर रही है। क्या इस दौरान रणनीति है बसपा की भी? देखिए बिल्कुल, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने नगर निकाय के चुनाव पर रोक लगा रखी है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। सुनवाई के बाद ये सुनिश्चित होगा कि हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या आगे की तारीख दी जाएगी या फिर 20 तारीख को ही जो जनहित याचिकाएं पड़ी हैं, 48 के करीब जनहित याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं जो आरक्षण को लेकर थी। कहीं ना कहीं उन तमाम जनहित याचिकाओं पर सुनवाई 20 तारीख को होगी। उसके बाद ये रुख साफ हो जाएगा कि तारीखों का ऐलान कब होना है। उसी के बाद अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि तारीखों के ऐलान के बाद से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे, चाहे वो पार्षद पद के प्रत्याशी हो, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो, महापौर के पद के प्रत्याशी हो, उनकी घोषणा की जाएगी। हालांकि हम अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो 2017 से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय होना चाहिए था वो सक्रिय नजर नहीं आई है। 2017 के चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने बुलाकर उसको टिकट दे दिया। अब नगर निकाय का चुनाव है 2022 का, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो ऐलान, हालांकि इससे पहले भी मायावती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के तमाम उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे और खासतौर पर उनका फीडबैक कैडर के लोगों से लिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी में नेताओं का अपना एक कैडर होता है, उन नेताओं से जब ये फीडबैक लिया जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी किस वार्ड के लिए ठीक रहेगा, पार्टी से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, पार्टी की मंशा के अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पार्टी का जो अपना वोट बैंक है उसके अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रख के ही पार्टी जो है इस बार नगर निकाय के जो प्रत्याशी होंगे उनका चयन करेगी। अब देखना होगा जब 20 तारीख को हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी किन किन क्षेत्रों के से अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है और कौन कौन से वो प्रत्याशी कैसे चुने जाएंगे, इस पर भी विशेष नजर रहेगी कि क्योंकि तमाम लोग लगातार जो है चाहे वो कांग्रेस से टूटे हुए लोग हों, समाजवादी पार्टी से टूटे हुए लोग हों, बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी उन नेताओं को कितना जो है तवज्जो देती है जो दूसरी पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या उनको जो है नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी? बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आत्म मंथन भी गया था बीएसपी की तरफ से। तो आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं नीलेश, क्या सक्रियता बीएसपी की तरफ से देखने को मिल रही है अगर मैं कार्यकर्ताओं की अगर बात करूं तो? देखिए बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो दूसरी पार्टी की अपेक्षा इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता धरातल पर होने चाहिए थे। जिस तरीके से अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो लगातार अपने अपने वार्डों में सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, जो एक समय था कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव आने से पहले ही वार्डों में सक्रिय हो जाता था, फिर चाहे टिकट मिले उसे या ना मिले, लेकिन वो पार्टी के लिए जो है
निरंतर वार्डों में प्रचार प्रसार करता था कि इस बार जो है नगर निकाय का चुनाव है और इस बार जो है पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना है, लेकिन इस बार वो उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा जब 20 तारीख के बाद मायावती ये ऐलान करेंगे तो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर के नेता हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जिलाध्यक्ष हैं, वो किस तरीके से रणनीति तैयार करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जीतने का जो श्रेय है भारतीय जनता पार्टी को गया है। ऐसे में एक कड़ी टक्कर अगर भारतीय जनता पार्टी को देनी है तो एक बेहतर रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, बूथ स्तर पर पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करना पड़ेगा, खासतौर पर उन लोगों को जो है तवज्जो देनी पड़ेगी जो पार्टी के लिए लगातार जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए समर्पित हैं। अगर उन लोगों को टिकट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फाइनल किया जाता है तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कितना ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर उलटफेर कर सकती है, देखना होगा। फिलहाल जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह होना चाहिए था चुनाव के समय, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आ रहा है। दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो लगातार वो गली मोहल्लों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, होल्डिंग पोस्टर बैनर उनके देखने को मिल सकते हैं। उसके अगर हम विपरीत बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी में इस तरीके का कोई माहौल अभी तक फिलहाल नहीं दिखा है। और देखिए बीएसपी की मौजूदगी में निकाय चुनाव और कितना ज्यादा दिलचस्प बनता है ये देखना होगा। ठीक है नीलेश, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, जहां रोहतास कंपनी के मालिक भगौड़े घोषित, परेश और पीयूष रस्तोगी भगौड़ा घोषित किए गए हैं। पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम रखा है। दोनों आरोपियों पर 60 से ज्यादा ठगी के मामले हैं। चार्जशीट दाखिल होने पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं परेश और पीयूष, और इसके चलते उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने दोनों ही आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है और दोनों आरोपियों पर करीब 60 से ज्यादा ठगी के मामले हैं। और इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल होने पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे दोनों आरोपी, जिसके बाद उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए रोहतास कंपनी के जिस तरीके से आरोपी हैं, इन दोनों आरोपियों को घोषित कर दिया गया है। अब किस तरीके से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि रोहतास कंपनी के जो मालिक हैं परेश और पीयूष, उनको हजरतगंज पुलिस ने भगौड़ा घोषित किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रोहतास कंपनी के मालिक की, तो उनके ऊपर पहले से ही 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दोनों ही अगर भाइयों की हम बात करें, चाहे वो परेश और पीयूष हों, दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में करीब 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और हजरतगंज में कल ही सुल्तानगंज चौकी इंचार्ज ने 4 और मुकदमे पंजीकृत कराए हैं, जिसके बाद इनको भगौड़ा घोषित किया गया है। कई ऐसे गंभीर मामले हैं जिसमें पुलिस ने चार्जशीट भी कोर्ट में लगाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब दोनों भाइयों को तलब किया गया तो दोनों भाई कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा जब दोनों भाइयों को भगौड़ा घोषित किया गया और 25-25 हज़ार के दोनों इनामिया भी हैं, ऐसे में हजरतगंज पुलिस कैसे और कब तक इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया है, उन लोगों की रकम जो है इन्होंने हड़पी है, वो कब तक और कैसे पुलिस वापस करा पाएगी या कोर्ट की तरफ से कुछ और निर्देश जारी होंगे। बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे, लखनऊ से ही अगली भी अहम खबर, जहां आज मनाया जाएगा पीएसी का स्थापना दिवस। महानगर स्थित 35 पीएसी बटालियन परिसर में आयोजन होगा स्थापना दिवस का। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे, डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी पीएसी शामिल होंगे। तो आयोजन में सीएम योगी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। कार्यक्रम में सुबह 10 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी। कार्यक्रम में पीएसी के तमाम अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां आज पीएसी का स्थापना दिवस और उसके लिए बड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी भी देखेंगे। 10 बजे करीब पहुंचेंगे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और कार्यक्रम में पीएसी के तमाम अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। यूपी बीजेपी आज लखनऊ में करेगी जोरदार प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन होगा, जहां यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उसका नेतृत्व करेंगे। आपको बताते चले, दरअसल पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन होगा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कई अपशब्द कहे हैं और इसको लेकर देखिए अब विरोध किया जा रहा है और विरोध के चलते इसका नेतृत्व करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के नेतृत्व में
और बताते चले ये पूरा जो माजरा है वो पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के उस बयान पर है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की तुलना कहीं ना कहीं अपशब्द करते हुए वो कर रहे हैं और इसको लेकर ही नाराजगी जताई जा रही है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। और अब खबर बरेली से है जहां थाने में घुसकर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश ने थाने में घुसकर फायरिंग की थी। फायरिंग में गोली लगने से एक सिपाही घायल हुआ है। सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो बदमाशों ने थाने में घुसकर फायरिंग की थी। फायरिंग में गोली लगने से एक सिपाही घायल हुआ है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तत्काल। तो देखिए फायरिंग की वारदात के आधार पर, क्योंकि वो पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, अब उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। आज थाना कैंट के अंतर्गत चौकी नकटिया में हुई फायरिंग के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी टीमों को लगाया गया था चेकिंग के लिए, जिसके क्रम में सभी चेकिंग सभी पॉइंटों पर की जा रही थी। चौकी इंचार्ज नकटिया को जब जो सेक्टर 3 पर चेकिंग करा रहे थे, 2 बाइक सवार आते हुए दिखे। जब रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने तेज़ी से बाइक पालपुर कमारपुर होते हुए फरीदपुर रोड से क्यारा मोड़ की तरफ जाने के लिए भगाई। इसकी सूचना उन्होंने वहाँ पर पहले से जो फोर्स चेकिंग कर रही थी वहाँ पे दे दी कैंट थानाध्यक्ष को, और वहाँ पर जो फोर्स मौजूद था और सीमावर्ती जो थानों के फोर्स था उन्होंने वहाँ पे घेराबंदी कर रखी थी। और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी सुरक्षा में उन पर फायर किया, जिसके क्रम में हमारा एक आरक्षी आमिर घायल हो गया और साथ ही जो 2 संदिग्ध थे वो भी घायल हो गए। उन्हें जो है निकट ही चिकित्सा के लिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए CHC क्यारा भेजा जा रहा है। आज थाना कैंट के अब खबर चित्रकूट से, जहां चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों शवों की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। शहर कोतवाली इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो देखिए हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। शहर कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। फिलहाल तीनों शवों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। 16 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली करवी अंतर्गत ग्राम लोडवारा के सामने पहाड़ी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति स्लिप हो गए तथा एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसके कारण तीनों की मृत्यु हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की। लखनऊ से अब खबर, जहां इंटीग्रेटेड पार्किंग का काम शुरू। चारबाग रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह इंटीग्रेटेड पार्किंग का काम शुरू हो गया है। नई पार्किंग में 10 मिनट तक नहीं लगेगा पैसा, तो वहीं 10 मिनट तक पार्किंग रहेगी मुफ्त, उसके बाद पैसा लगेगा। एयरपोर्ट की तरह चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो देखिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग की विशेष व्यवस्था, जहां 10 मिनट तक आप पार्किंग मुफ्त में कर सकते हैं। 10 मिनट से ज्यादा अगर समय लगता है तो उसके चार्जेस लगेंगे। तो देखिए किस तरीके से लगातार इंटीग्रेटेड पार्किंग का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है ताकि बड़ी सुविधा यात्रियों को मिल पाए। चारबाग रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह ही इंटीग्रेटेड पार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है और इसमें 10 मिनट तक मुफ्त में आप अपना कोई भी व्हीकल पार्क कर सकते हैं। 10 मिनट के ऊपर अगर पार्क किया जाता है तो उसके पैसे लगेंगे। लखनऊ से अब खबर, जहां स्मार्ट मीटर से भी उपभोक्ता कर रहे हैं बिजली की चोरी। जहां लेसा के चेकिंग अभियान में 7 उपभोक्ता पकड़े गए हैं। उपभोक्ता स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी कर बिजली की चोरी कर रहे थे। पकड़े गए उपभोक्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए उपभोक्ता जो किस तरीके से मीटर है उससे, स्मार्ट मीटर है उससे भी चोरी कर रहे हैं और अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से
ऐसे उपभोक्ता पाए गए हैं जो कि मीटर से कहीं ना कहीं बिजली की चोरी कर रहे हैं। मीटर रीडिंग कम दिखा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कम पेमेंट करना पड़ रहा है। तो लेसा के चेकिंग अभियान में करीब ऐसे 7 उपभोक्ता हैं जो कि पकड़े गए हैं। बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए उपभोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कुशीनगर से अब खबर, जहां वर्दीधारी जवानों का चोरी करते वीडियो वायरल हो रहा है। ड्यूटी के दौरान पीआरडी जवानों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सब्जी की दुकान से आलू और प्याज की चोरी करते वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के उजारनाथ चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सब्जी की दुकान से चोरी हो रही है और वर्दी में चोरी की जा रही है, और इसका ये जो पूरा वीडियो है वो सामने आया है वर्दीधारी जवानों का चोरी करते हुए। तो ड्यूटी के दौरान थे ये पीआरडी के जवान, और इस दौरान उन्होंने सब्जी की दुकान से आलू और प्याज की चोरी की, जिसका ये वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है तेजी से। और अब खबर हरदोई से, जहां हरदोई के एक गांव में पंचायत सहायक के पद पर तैनात एक युवती की उसके पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। सिरफिरे आशिक ने युवती के सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो देखिए, युवती की गोली मारकर युवक ने हत्या कर दी। हरदोई से ये पूरी खबर है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या की गई है और युवती की गोली मारकर बता दें युवक ने हत्या की है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि युवती की हत्या के बाद से ही परिवार में कोहराम है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है, आगे भी कार्रवाई जारी है। आरोपी युवक की भी तलाश जारी है। बड़े ये पूरा मामला हरदोई का बताया जा रहा है, जहां पर प्रेम प्रसंग की वजह से ये पूरा मामला हुआ, जहां एक युवक ने युवती की हत्या कर दी। गोली मारकर बताया जा रहा है कि हत्या को अंजाम दिया है युवक ने। इस पूरे मामले के बाद से युवती के परिजनों में शोक की लहर है। हालांकि पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ से अब खबर, जहां युवक ने खुद को गोली मारी, जहां घायल अवस्था में युवक को भर्ती कराया गया। मेरठ के इंदिरानगर में युवक ने खुद को गोली मारी है। फिलहाल गोली मारने के कारण पता नहीं लगा है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, युवक ने खुद को गोली मारी है। घायल अवस्था में युवक को भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसने गोली क्यों मारी है, क्या वजह रही, ये वजह अभी सामने नहीं आई है। लेकिन मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।